और नेताओं में कैसा संशय है, मैं चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। नेताओं में किस प्रकार का संशय है, किस प्रकार का एक अपने अंदर विश्वास है कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और अब कोई आकर इसी कभी No, but actually it was not a proper thing. It was not proper, अध्यक्ष महोदय। कि ये हाउस में ऐसा होता नहीं है, हाउस के डेकोरेशन में नहीं है। एंड आफ्टर ऑल पद की भी एक गरिमा होती है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। He was प्राइम मिनिस्टर। आई एम सॉरी। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हाँ नहीं, एक पद की गरिमा होती है। चलो ठीक है। नो व्हाट हैपन, देखो मुझे पूछो तो चेयर को भी अच्छा नहीं लगा जो भी कुछ हुआ। ऐसा होता नहीं है कि इस हाउस में कुछ ऐसा होता नहीं, होना नहीं चाहिए। सभी लोग इसको ध्यान में रखें। हाउस का एक डेकोरम है। वो प्राइम मिनिस्टर है। एट दैट टाइम ही इज प्राइम मिनिस्टर। ही इज सिटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर सीट। तो प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठते हुए एक अपना डेकोरम तो होता है कुछ, और हमारा भी डेकोरम होता है। संसद सदस्य का भी अपना व्यवहार का एक डेकोरम होता है। प्लीज एवरीबॉडी मस्ट कीप इट इन योर माइंड। जो भी है डेकोरम अब आपको पालन करना है, मुझे अकेले को नहीं। आई एम सॉरी। बैठिए खड़गे जी, आप भी जीवन में कभी ऐसा नहीं करोगे। क्यों आपका ये बिगाड़ रहे हो इससे? बैठिए। नहीं, ऐसा नहीं। प्राइम मिनिस्टर जब सीट पे, मैं नहीं मानती। आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आई एम सॉरी। खड़गे जी आपने पूरा इंसिडेंस नहीं देखा। बात वो नहीं है, पूरा इंसिडेंट समझ लो। मैं किसी को गले लगाने के लिए मना थोड़ी करूंगी। मैं भी माँ हूँ, तो मुझमें भी सब प्रकार के भाव है प्रेम के। लेकिन भाषण के बाद जिस तरीके से आना, और प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठे हैं। दैट टाइम वो पद की बात है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। ही इज प्राइम मिनिस्टर। और एक बात ऐसी है, वापस यहाँ आके आंख चमकाना, ऑल दैट बिहेवियर इज नॉट दैट बिहेवियर। आई एम सॉरी आप सबके लिए बता रही हूँ। आई एम सॉरी, चिल्लाओ मत। मैं आप सबके लिए बता रही हूँ कि ये समझ लो कि सदन की गरिमा हमें ही रखना है। कोई बाहर का आके आपकी सदन की गरिमा नहीं रखेगा। कोई बाहर का आके आपके यहाँ के पद की गरिमा, चाहे वो जिस पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी गरिमा बाहर से आके नहीं, हमें अपना रखना है। और हमें अपनी गरिमा भी रखना है एज ए पार्लियामेंट मेंबर ऑल्सो। यस, आप सब खाली चिल्लाने से एक दूसरे पर चिल्लाओ मत, कभी अपने से भी गलती हो सकती है। आई एम सॉरी। गंभीरता से बातों को लिया करो। मैंने केवल इतना कहा जिस तरीके से हुआ। बाकी तुम एक दूसरे को मिलते हो, मैं कोई ऑब्जेक्शन उठाऊंगी क्या? क्यों उठाऊंगी? मैं भी चाहती हूँ तुम सब लोग एक दूसरे से प्रेम से रहो, मगर और बाद में आके जिस तरीके से फिर भाषण शुरू किया, देखो ऐसा नहीं होता। खड़गे जी आप प्लीज, मेरे कोई दुश्मन नहीं है राहुल जी। एक मिनट, राहुल जी मेरे दुश्मन नहीं है। वो तो मुझे लगते बेटे जैसे ही है, और लगता है कि उनको बहुत जिंदगी गुजारनी है और बहुत अभी उनका नेतृत्व खुलने दो, मैं इसको मना नहीं। मगर इसलिए उसके जो कंगोरे हैं ना, वो कंगोरे घिसना भी माँ के नाते मेरा भी काम होता है। स्पीकर पे से चेयर पे बैठी हूँ। आई एम सॉरी प्लीज। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं वो विपक्ष के हैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। एक डेकोरम हाउस का भी होता है। मेरे भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है उस समय, और इसलिए उस समय फिर भी मैं चुप। मैंने कहा ये क्या नाटक हो रहा है, नहीं समझी मैं। फिर मैंने कहा भी कि ये ठीक है, ये ध्यान में। और इसलिए मेरा वही कहना है, आप कुछ मत बोलो, केवल भावना है और सबको उस भावनाओं का आदर करना है। यस राजनाथ सिंह जी प्लीज। अब ये और वो मत करो। मैं अब आप वैसे जाओ ना नरेंद्र मोदी जी के दरबार का। बैठे बैठे बोल रहे हैं मैडम, बैठे बैठे बोल रहे हैं, अब जवाब प्लीज वेणुगोपाल जी बस समझो बातों को। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। यस। और वैसे अध्यक्ष महोदय, इस सदन से बाहर निकलने के बाद हम और खड़गे जी भी आपस में गले मिलने वाले हैं। वैसे मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ राजनाथ। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चर्चा कर रहा हूँ
कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है संशयात्मा विनश्यति, यानी जो आत्मा संशय में व्यक्ति होता है, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता, अविश्वास होता है, उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। और हमारे यहाँ यह भी कहा गया है धर्मशास्त्रों में, यह बात क्षण भर के लिए लोगों को दार्शनिक लग सकती है, लेकिन धर्मशास्त्र की हकीकत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आत्मा संशय के साथ घिर जाती है तब मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा होता है। और ऐसा ही कुछ मुझे देखने को मिला है कुछ मित्रों के अंदर जो हमारे प्रतिपक्ष के हैं, कि कैसे किसी व्यक्ति अथवा दल अथवा किसी संगठन में अहंकार पैदा हो जाता है। जैसे एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के ही एक हमारे अभिन्न मित्र ने यह कहा कि लोकतंत्र यदि भारत में है तो वह कांग्रेस के कारण लोकतंत्र है, नहीं भारत में लोकतंत्र रहता ही नहीं यदि कांग्रेस न चाहती। तो मैं अध्यक्ष महोदय सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट देने के पहले उन्हें कम से कम भारत के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए था। और जिन्होंने कहा था वो हमारे कर्नाटक के रहने वाले ही हैं, उन्होंने ही जो कांग्रेस के नेता ने उन्होंने यह बात कही। लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि आपने भले ही भारत का इतिहास न पढ़ा हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कर्नाटक में भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडप की आपको जानकारी होगी। 12वीं शताब्दी में वो अनुभव मंडप था जो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से भी जो पुराना माना जाता है। मैग्ना कार्टा से भी, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से भी वह पुराना माना जाता है। यह अनुभव मंडप में क्या होता था? चर्चा होती थी, जिस बात पर सहमति बनती थी उसी आधार पर आप पूरा समाज आगे बढ़ता था। इस प्रकार की व्यवस्था। ये इतिहास सब पढ़ते नहीं ना, इसलिए हम लोकसभा टीवी पे वो सुराज संहिता करके ला रहे हैं कि भारत में किस किस प्रकार से राजनीति। अच्छा, चोल साम्राज्य, यहाँ पर चोल साम्राज्य की भी चर्चा करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपकी इतिहास की जानकार हैं। चोल साम्राज्य की कैपिटल तंजावुर है, जो यह तमिलनाडु की तंजावुर है। और उस चोल साम्राज्य में भी उस समय भी वहां पर छोटी छोटी कमेटीज के इलेक्शंस होते थे, ग्राम सभाओं के इलेक्शंस होते थे, मतदान के द्वारा होते थे, ग्रामवासी ही अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का काम करते थे। यानी उस समय भी लोकतांत्रिक परंपरा थी। और वैशाली विश्व का सब हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे तो उन्होंने भी यह कहा था, 600 BC से उन्होंने चर्चा प्रारंभ की थी और यह कहा था कि विश्व का प्राचीनतम यदि कोई राष्ट्र है तो उस राष्ट्र का नाम भारत है। यह भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने कही थी। और उस समय भी 600 BC में भी वैशाली का जो गणराज्य था, जो सबसे प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है, वहां पर किस प्रकार से चुनाव होते थे, किस प्रकार से कमेटियां बनती थी, वीथी बनती थी, इसकी भी अच्छी तरह जानकारी हमारे बहुत मित्रों को होगी। इतना ही नहीं, भारत का जो भी लिखित इतिहास है, उस लिखित इतिहास में अध्यक्ष महोदय देखें तो राजवंश से हटकर प्रायः राजवंश के लोग ही राजा बना करते थे। लेकिन राजवंश से हटकर पहली बार यदि कोई राजा बना है तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब वह एक साधारण परिवार के थे, वह किसी बहुत ऊंची जात के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह राजवंश के थे। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। और अध्यक्ष महोदय, और और चंद्रगुप्त राज्य ने जो सत्ता प्राप्त की थी, एक वैदिक ब्राह्मण चाणक्य के मार्गदर्शन में ही उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वह जैन पद्धति से हुआ था। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजपाट को छोड़कर जाकर वह कर्नाटक के ही श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां पर वह सन्यासी बन गए। और इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे खड़गे जी यहाँ पर बैठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म
भारत के अतीत में भी जो है भारत में रहा है, इसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब चंद्रगुप्त मौर्य गांव में भेड़ बकरी चराने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, और हमारे यहाँ बहुत एक पुरानी, यानी भारत की सारी व्यवस्थाओं में ही लोकतंत्र यह रचा बसा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण गांव का व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, देश का राजा बन गया। और मैं समझता हूं यही कारण है कि इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। अध्यक्ष महोदय, यह यदि हुआ है तो भारत की अति प्राचीन स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण हुआ है, जो भारत के लोगों की रग रग में जो रचा और बसा है उसके कारण हुआ है। लोकतंत्र का सबसे पहले यदि गला कभी यदि घोटा गया है अध्यक्ष महोदय, तो आज के 43 साल पहले सन 1975 में आपातकाल लगाकर ही लोकतंत्र का गला। तो बातें तो बहुत सारी अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं चूंकि गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, यह कहते हुए मुझे संतोष की हो रहा है और मैं उसकी अभिव्यक्ति भी यहां पर करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वहां की सुरक्षा की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए मित्र भी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले मिस्टर गौरव गोगोई इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि इंसर्जेंसी में पहले के कंपैरिजन में इंसर्जेंसी में 85% की गिरावट आई है। नक्सलिज्म का जहां तक सवाल है, पहले सिक्योरिटी फोर्सेज की किलिंग्स ज्यादा होती थी, और ये हमारे जो इंसर्जेंट्स हैं या नक्सलाइट्स जिन्हें कहते हैं, उनकी किलिंग्स जो है बहुत कम होती थी। लेकिन आज सब कुछ रिवर्स हो चुका है। और बोल दीजिए, नागा अकॉर्ड का पब्लिक करेंगे, वो बोल दीजिए। नागा अकॉर्ड, आप चिंता आप आश्वस्त रहिए। नागा फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट हुआ है नागा इशू को लेकर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, वह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट निश्चित रूप से मैच्योर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी 4 वर्षों के अंदर कोई भी बड़ी आतंकवाद की घटना इस देश में नहीं हो पाई है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, नागपुर हो, बंगलोर हो, हैदराबाद हो, जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें पहले हुई हैं और इन वारदातों की चपेट में यह सारा देश रहा है। लेकिन यदि कोई उल्लेख करना चाहेगा तो मैं दो घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। गुरदासपुर और पठानकोट, जहां पर कि हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देने में कामयाबी हासिल की और पठानकोट जैसे बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। इस प्रकार के एक ऐसे हालत में मैं अपने सेना के जवानों का और अपने सारे सीएपीएफ और अन्य हमारे जो सुरक्षा बल, जो पुलिस के, राज्य पुलिस के जवान हैं, मैं उनके साहस की, उनके शौर्य की और उनकी क्षमता की यहाँ पर मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। और मैं यह भी सदन को बतलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपने सेना और सुरक्षा के और पुलिस के जवानों को हाथ बांध कर नहीं रखा है, इसीलिए सुरक्षा के मोर्चे पर इस प्रकार की कामयाबी आज हमको हासिल हो रही है। हाँ, मॉब लिंचिंग की चर्चा कल भी यह विषय आया था और आज एक वरिष्ठ नेता ने बोलते हुए भी मॉब लिंचिंग की चर्चा की। 1-2 और हमारे मित्रों ने इस संसद में बोलते हुए मॉब लिंचिंग की चर्चा की है। कल इस संबंध में मैं बोल चुका हूं। मैंने कहा है यह घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से कड़ाई से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी मैंने कहा है केंद्र सरकार के जिस भी सहयोग की जरूरत होगी, इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पूरा सहयोग हम मुहैया कराएंगे। मैं यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और राज्य सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कठोर से कठोर यदि अलग से कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनाया जाए और मॉब लिंचिंग को रोका जाना चाहिए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है।
और अध्यक्ष महोदय, ये कहा जाए इस देश के नेता के द्वारा यह कहा जाए कि यदि वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। आज वो लोग मॉब लिंचिंग को लेकर हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं। मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए? आज भी सिख समुदाय के परिवारों की क्या हालत है वह मैं देखता हूं मुझसे जब लोग यहां पर मिलते हैं। और मैं यह भी उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम उन्हें पूरी तरह से जस्टिस दिला के ही दम रहेंगे। एसआईटी बनाई है, एसआईटी अपना काम कर रही है और सिख समुदाय को हम जस्टिस इंसाफ दिलाकर रहेंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अध्यक्ष